Audio Jungle. Audio Jungle. तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित सर फ्रॉम CS कॉमर्स। तो बच्चों, क्लास 11th का चैप्टर जनरल एंट्री हमने यहाँ पढ़ना शुरू कर दिया था। इस चैप्टर में मेनली क्या बेसिक हैं, इस चैप्टर के क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, और इस चैप्टर में जो हमें न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस करने होते हैं उन क्वेश्चंस को करने के लिए सारे बेसिक और सारे रूल्स को हम लोग पिछली क्लास में समझ चुके हैं, कवर कर चुके हैं। और अब हमने इसके क्वेश्चंस को भी करना शुरू कर दिया था। तो अपनी पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर के पूरे बेसिक को जाना, रूल्स को जाना, कुछ क्वेश्चंस भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और इसी तरह से आज की क्लास में हम लोग अपना एक नया क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं और करने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं। और बच्चों, इस चैप्टर में मेनली क्या पढ़ते हैं हम लोग? बिजनेस में जो डेली लेन देन होते हैं, जो डेली ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे कुछ खरीदना, बेचना, किसी को पैसे देना, किसी से पैसे लेना, किसी तरह का एक्सपेंस, किसी तरह का इनकम, ये सारे लेन देनों को हमें नोट डाउन करके रखना होता है। लेकिन अकाउंटेंसी के रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए, तो बिजनेस के लेन देनों को अकाउंटिंग रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स के अंडर नोट डाउन करके जब रखा जाता है, वही आप इस चैप्टर में सीख रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि ट्रांजेक्शन्स को हमें नोट डाउन करके रखना होता है, तो बिजनेस में कई तरीके की ट्रांजेक्शन्स होती हैं। और इस तरह से जैसे जैसे मैं आपको एक नया क्वेश्चन बताऊंगा, हर क्वेश्चन में कुछ नई नई तरह की ट्रांजेक्शन्स आएंगी और आप ये सीखेंगे कि उसको हम लोग नोट डाउन करके कैसे रखें अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन में देखिए बच्चों, क्या है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। देखिए बच्चों, आपके क्वेश्चन में कहा गया है एक श्याम एंड कंपनी, जो कि एक बिजनेस का नाम, यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया है, उनके यहाँ कुछ ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। यहाँ पर हमारे सामने 6 ट्रांजेक्शन है, कुछ 6 तरह के लेन देन है और हमें इनको नोट डाउन करके रखना है, जर्नल बनाना है। ठीक है, और पहली ट्रांजेक्शन आपके क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पर दी गई है कि हरी से गुड्स परचेज किया गया है और उस प्रोडक्ट का लिस्ट प्राइस दे रखा है और साथ साथ उस पर ट्रेड डिस्काउंट भी लगना है। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको कहा गया है रिटर्न गुड्स टू हरी, यानी हरी से हमने जो सामान खरीदा था, जो हमारे पास आया था हरी से सामान, उसमें से कुछ हमने उसको वापस कर दिया है और वापस किए जाने वाले सामान का भी हमारे पास लिस्ट प्राइस हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। उसके बाद कहा गया है पेड कैश टू हरी, मतलब हरी को हमने पैसे दिए हैं क्योंकि हमने हरी से सामान खरीदा और उस समय उधार खरीदा था और फिर हमने उसको कुछ सामान वापस कर दिया, तो अभी हमारे पास उसका कुछ सामान और पड़ा हुआ है और जिस वजह से हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। और आगे फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है आपको मैं समझाऊंगा जब क्वेश्चन कर रहा हूँ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में बच्चों आपके क्वेश्चन में कहा गया है कि हमने कैलाश को सामान बेचा है, गुड्स सेल किए हैं और उसका भी लिस्ट प्राइस दे रखा है और वहां पर भी ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई हो रहा है 20%। यहाँ ट्रेड डिस्काउंट का क्या रूल रहेगा अभी मैं आपको समझाता हूँ। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कह रहा है कैलाश रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000 रुपीज, मतलब कैलाश को हमने जो सामान बेचा था उसमें से कुछ सामान कैलाश ने हमको वापस कर दिया है। ठीक है, जिसे हम सेल्स रिटर्न भी कह सकते हैं। और लास्ट ट्रांजेक्शन जो हमारा है रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश, क्योंकि कैलाश को हमने सामान बेचा था और कुछ सामान भले ही उससे वापस आ गया लेकिन अभी भी हमारा प्रोडक्ट उसके पास है, और क्योंकि हमने उस समय उधार बेचा था, ये उधार में क्यों कह रहा हूँ आपको क्वेश्चन करते हुए समझाऊंगा। तो हमें उससे भी पैसा लेना था और वही पैसा हमको लास्ट में रिसीव हो रहा है, जो आपकी आखिरी ट्रांजेक्शन है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम कैलाश। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमने कुल मिलाकर 6 ट्रांजेक्शन्स देखी। इन 6 ट्रांजेक्शन्स में वैसे तो यहाँ पर गुड्स की सेल एंड परचेज की ही बात हो रही, ट्रेड डिस्काउंट या पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं हर क्वेश्चन में आपको कुछ भी रिपीट नहीं करूंगा। मींस अगर मैं कोई क्वेश्चन आपको नया करा रहा हूँ तो उसमें नया कुछ ना कुछ जरूर होगा। ठीक है, तो हमारे आज के क्वेश्चन में भी आपको ट्रांजेक्शन्स पढ़ के लगेगा कि सर ये तो पिछले जैसे ट्रांजेक्शन से सेल एंड परचेज नहीं, बिल्कुल ट्रांजेक्शन्स हैं, बट उनमें भी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है और जिस वजह से मैंने आपको ये आज क्वेश्चन कराने की कोशिश कर जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले फॉर्मेट के बारे में बच्चों मैं आपको बता ही चुका हूँ। फॉर्मेट इसका मेनली क्या होता है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट का और अमाउंट क्रेडिट का। ठीक है, तो फॉर्मेट की क्लास आप देखिएगा, मैंने स्टार्टिंग में समझा रखा है पूरा फॉर्मेट में क्या होता है। मेनली हम यहाँ सीखेंगे अभी ट्रांजेक्शन करना। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा ईयर क्या दे रखा हुआ है 2019, तो उसको हम लोग एक ही बार लिख सकते हैं क्योंकि ईयर तो यहाँ चेंज नहीं होने वाला है। पहला ट्रांजेक्शन है 1 अप्रैल का और ईयर तो 2019 है ही। ठीक है, तो पहली ट्रांजेक्शन में बच्चों क्या हुआ है, गुड्स परचेज फ्रॉम हरी। ठीक है, हरी से हमने सामान खरीदा है, लिस्ट प्राइस 50,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो सबसे पहले यहाँ पर समझिए कि जो ट्रांजेक्शन हुआ है ये है किस तरीके का। देखिए, हम अगर किसी से कोई चीज खरीदते हैं, ठीक है, चाहे वो गुड्स हो या बिजनेस की कोई एसेट हो, ठीक है, और यदि उस व्यक्ति का, उस पर्सन का नाम दे रखा है और वहां पर कैश या चेक की बात नहीं की गई, इसका मतलब कि सामान उधार खरीदा गया है और पैसे का लेन देन अभी नहीं हुआ। ठीक है, फिर से इसको ध्यान से सुनिए। यदि हम किसी बिजनेस में कुछ खरीदते हैं या कुछ बेचते हैं, तो जिससे भी हमने सेल परचेज किया है, जिस व्यक्ति से उसका नाम दिया हुआ है और वहां पर कैश या चेक से लेन देन की बात नहीं की गई है, तो मतलब ये क्या है, एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, एक उधार लेन देन है। तो हरी से हमने जो सामान खरीदा है उस तरीके से यहाँ पर कैश चेक की बात नहीं की गई, तो ये एक तरह का क्या हो गया,
एक क्रेडिट परचेज हो गया, ठीक है। तो हमें क्रेडिट परचेज की एंट्री करनी है। और बच्चों क्रेडिट परचेज की एंट्री जब आप करने जाएंगे तो सबसे पहले आप अपने एंट्री तो आप कर लेंगे, लेकिन आपके क्वेश्चन में एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई थी वो ये थी कि प्रोडक्ट का प्राइस कितना दिया हुआ है 50,000, वो क्या है, लिस्ट प्राइस है। और साथ साथ ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया आपके क्वेश्चन में, 10% दिया हुआ है। यानी कि बच्चों जब भी आपके क्वेश्चन में कभी भी प्रोडक्ट का लिस्ट प्राइस दिया जाए एंड ट्रेड डिस्काउंट दिया जाए, तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट के एक्चुअल प्राइस को फाइंड करेंगे कि एक्चुअल प्राइस है क्या। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जब भी कभी प्रोडक्ट का लिस्ट प्राइस दिया जाए, ट्रेड डिस्काउंट दिया जाए, तो आपको पहले एक्चुअल प्राइस फाइंड करना होता है प्रोडक्ट का, और उसके बाद आपको उससे एंट्री करनी होती है, ठीक है। तो एक्चुअल प्राइस फाइंड करने का क्या तरीका है, अगर आपके क्वेश्चन में प्रोडक्ट का लिस्ट प्राइस के साथ साथ ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस फाइंड करने का क्या तरीका है, जो भी आपके क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस दिया गया है, ठीक है, कितना दिया है 50,000, ठीक है, उसमें से आपको बस लेस कर देना है क्या, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट, अब ट्रेड डिस्काउंट है कितना, तो आपके क्वेश्चन में कहा गया ट्रेड डिस्काउंट जो है वो प्रोडक्ट का कितना है 10%, प्रोडक्ट का 10% है। तो आप 10% निकाल लेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 5,000 आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट का ट्रेड डिस्काउंट कितना है 5,000, या आप लेस कर देंगे इसमें से, फिर आपका कितना बचेगा 45,000, और ये है प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी आपके क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस दिया हो एंड ट्रेड डिस्काउंट की बात की गई हो, तो पहले आप लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे। ट्रेड डिस्काउंट अगर अमाउंट में दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर परसेंटेज के तरीके से दे रखा है तो आप उसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। एंड ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो प्राइस आता है वो प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस है। तो हमें याद रखना है कि हमारे इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है 45,000 रुपीज़, जो परचेज किया गया था, ठीक है। हम एंट्री करेंगे तो प्रोडक्ट का प्राइस क्या है 45,000, हम इसी से एंट्री करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो हमारे क्वेश्चन में जो प्रोडक्ट परचेज किया गया है, किससे परचेज किया गया बच्चों, आपके क्वेश्चन में क्या दिया था, हरी से परचेज किया गया है, जिसकी वैल्यू 50,000 दी हुई थी, लेकिन 50,000 उसकी वैल्यू नहीं है। उस प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू क्या है 45,000, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाता है 5,000, ठीक है। तो हमें परचेज की यहाँ पर एंट्री करनी बच्चों, प्रोडक्ट का परचेज करना हमारे लिए एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस होने के नाते नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग इसको कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट में लिखा जाएगा, ठीक है। और यदि हम परचेज करते वक्त पैसा दे देते हैं तो हमारे पास से कैश जा रहा होता है, जाने वाले कैश को हम क्रेडिट में लिख दें, लेकिन ये तो हमने उधार खरीदा है, तो हमें याद रखना है कि ये सामान हमने किससे खरीदा है, देने वाला व्यक्ति कौन है, और देने वाले का नाम हम यहाँ पर क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। इन प्रोडक्ट की वैल्यू क्या थी 45,000 रुपीज़, ठीक है बच्चों 45,000 रुपीज़, ठीक। नरेशन में आप लिख देंगे गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हरी, ठीक है, जो भी क्वेश्चन में हुआ है ट्रांजेक्शन में जो भी यहाँ पर हुआ है वही लिख देंगे आप। नरेशन में नहीं लिखवाता हूँ, आपको ऐसे समझा देता हूँ, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हरी, लिस्ट प्राइस 50,000 एंड ट्रेड डिस्काउंट 10%, ठीक है। तो नरेशन की बात नहीं करेंगे, आपको सिर्फ समझना है यहाँ पर ट्रांजेक्शन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला कह रहा है रिटर्न गुड्स टू हरी ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 5,000 रुपीज़। तो बच्चों नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में यहाँ पर क्या कहा गया है कि हमने हरी को सामान वापस कर दिया है, कितना सामान वापस कर दिया है 5,000 रुपये, जिस सामान का लिस्ट प्राइस था वो सामान हमने उसको उठाकर वापस कर दिया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि हमने हरी से सामान खरीदा था, ठीक है, और अब हम उसमें से हमें देखिए जब कोई सामान हमने एक्स्ट्रा खरीद लिया है या कुछ डिफेक्टिव लग रहा है या हमें नहीं पसंद आ रहा है या हमें नहीं अच्छा है, हम वापस करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं परचेज रिटर्न, मतलब खरीदा हुआ सामान हम वापस कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं परचेज रिटर्न, ठीक है। बट बच्चों परचेज रिटर्न तो ये हो गया ले, और परचेज रिटर्न कितने का हुआ है 5,000, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इसका एक्चुअल प्राइस निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो जो 5,000 बच्चों आपके क्वेश्चन में दिया है, जो सामान हम लोग हरी को वापस करने जा रहे हैं 5,000 जो दिया है वो क्या दिया है, उसका लिस्ट प्राइस दिया है। और हमें पता है कि हरी के केस में जब किसी प्रोडक्ट का कोई लिस्ट प्राइस होता है तो वो एक्चुअल प्राइस नहीं है, क्योंकि हरी के केस में इस पर हमेशा लिस्ट प्राइस पे क्या लगता है ट्रेड डिस्काउंट लगता है 10%, और उसके बाद एक्चुअल प्राइस निकल कर आता है, ठीक है। ऐसे समझिएगा कि हरी से जो हमारा लेन देन हो रहा है, जो प्रोडक्ट है उसकी कंडीशन कुछ ऐसी है कि वो पूरा प्रोडक्ट है, ठीक है, पूरा कंप्लीट जो भी प्रोडक्ट है उसका एक लिस्ट प्राइस होता है बट एक एक्चुअल प्राइस होता है, क्योंकि वहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट लग जाता है, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद एक्चुअल प्राइस फाइंड होता है, ठीक है। तो अगर हमने हरी को कोई सामान वापस किया है तो हमें उसकी पहले एक्चुअल वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें अभी परचेज रिटर्न की एंट्री करनी है। तो एक्चुअल वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो हरी का जो प्रोडक्ट था उस जो उसको हम वापस कर रहे हैं हमारे पास जो था और जिसको हम वापस करने जा रहे हैं, तो उसकी लिस्ट प्राइस कितना था 5,000 रुपये था, ठीक है। और हमें मालूम है कि हरी से खरीदे गए सामान का अगर कोई लिस्ट प्राइस है तो उसका एक एक्चुअल प्राइस भी निकलेगा, क्योंकि उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे और तब एक्चुअल प्राइस आता है। तो इसका हम ट्रेड डिस्काउंट जरा देख लेते हैं, 10% कितना हो जाएगा यहाँ पर 500 रुपये हो जाएगा, 5,000 का 10% कितना हो जाएगा 500 रुपये हो जाएगा, माइनस कर देंगे 4,500 रुपीज़, ठीक है, ये हो गई एक्चुअल प्राइस। तो हरी को हम जो सामान वापस कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, उसकी कीमत क्या है
4,500 रुपये। बात समझ गए बच्चों, ठीक है। चलिए ये ध्यान रखिएगा, ये आपके क्वेश्चन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई अगर हमने किसी से कोई प्रोडक्ट खरीदा या बेचा है और उस पर लिस्ट प्राइस के साथ ट्रेड डिस्काउंट वाली कंडीशन है, तो जब उसका कुछ हिस्सा हम लोग रिटर्न भी कर रहे होंगे और रिटर्न करने वाले सामान का हमको लिस्ट प्राइस दिया है, तो वहाँ पर भी हमको एक्चुअल प्राइस देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने कितने का सामान वापस किया है, 4500 का। तो 4500 का सामान खरीदा हुआ अगर हम वापस कर रहे हैं, हरी को फिर से हम वापस कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो हमें इसकी एंट्री करनी है, ठीक है। और यहाँ पर ट्रांजेक्शन में हुआ क्या है, परचेज रिटर्न, मतलब खरीदे हुए सामान को वापस किया गया। और अगर परचेज रिटर्न हुआ है और परचेज रिटर्न की हमको एंट्री करनी है, तो एंट्री हम कैसे करें, तो याद रखिएगा मैंने आपको क्या बताया था कि खरीदे गए सामान को वापस करना हमारे खर्चे को बचाता है, हमारे खर्चे को कम करता है, क्योंकि आप खरीदे गए सामान को अगर वापस कर देंगे तो आपके ये एक्सपेंसेस को डिक्रीज करता है, और एक्सपेंसेस को डिक्रीज करना ये इनकम की तरफ आ जाता है एक तरीके से। तो इसलिए नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग परचेज रिटर्न अगर आपका एक्सपेंसेस को डिक्रीज कर रहा है, या हम यूँ कह सकते हैं कि इनकम की तरफ आ रहा है, तो ये हमारे लिए एक फ़ायदा है। एंड नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग परचेज रिटर्न अगर आपका फ़ायदे की तरीके से देखा जाएगा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ PR यहाँ पर परचेज रिटर्न, तो नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग उसको कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट में लिखा जाएगा, ठीक है। और उस परचेज रिटर्न वाले प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, 4500 रुपये, ठीक है। और हमने सामान वापस कर दिया, और पाने वाले यहाँ पर कौन है, हरी, तो पाने वाले का नाम डेबिट में, ठीक है। पाने वाले का नाम यहाँ पर डेबिट में, ठीक है। ठीक है, यहाँ नरेशन में आप लिख देंगे कि परचेज रिटर्न टू हरी, और लिस्ट प्राइस इसका 5000 था, ट्रेड डिस्काउंट 10%। बात समझ गए बच्चों, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं और समझाता हूँ यहाँ पर, जब हमने हरी से कोई सामान खरीदा था तो हरी हमको देने वाले थे, और यहाँ पर उधार हमने खरीदा, तो हरी के प्रति हमारी लाइबिलिटी निकल के आ रही थी कितने की, 45,000 रुपये की, 45,000 रुपये की। यदि किसी व्यक्ति का नाम क्रेडिट में लिखा है तो ये हो सकता है कि हम उसके लिए लाइबल है, हमें इतना पैसा देना है। और सेम कंडीशन में अगर उसको हम डेबिट में लाकर लिख रहे होते तो मतलब हमारी उसके प्रति जो लाइबिलिटी थी, और उस व्यक्ति को अगर हम डेबिट में ला के लिख रहे हैं तो हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। एक ये भी सेंस साथ साथ में लेके चलिएगा, ठीक है। तो परचेज रिटर्न अगर हमने हरी को कर दिया, तो हरी के प्रति अब हमारी लाइबिलिटी कितनी कम हो गई, 4500 रुपये, क्योंकि हम लोग से 45,000 का सामान खरीदा था, तो हमें याद है उधार है, तो हमें 45,000 रुपये देना है। लेकिन अगर हम हरी को 4500 का सामान वापस कर दें, तो हमें याद क्या था कि 45,000 रुपये देना है हमें हरी को, लेकिन 4500 का सामान वापस कर दिया, तो हमारी उसके प्रति लाइबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यदि किसी के प्रति हमारी लाइबिलिटी है तो वो क्रेडिट में है, ठीक है, और उसके प्रति हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो वो कहाँ जाता है, डेबिट में आ जाता है। एक ये भी सेंस है, इसको भी आपको समझ के चलना है, ठीक है। और नॉर्मली आप इसको कैसे समझ रहे हैं, परचेज रिटर्न क्रेडिट में और पाने वाले का नाम डेबिट में, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये हो गई आपकी 2 तारीख की एंट्री, है ना बच्चों। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है, पेड कैश टू हरी 40,000 रुपीज इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। बच्चों हमने हरी को पैसे दिए हैं, कितने दिए हैं, 40,000 रुपीज, लेकिन वहां पर एक वर्ड आ जाता है फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट आ जाने का मतलब बच्चों यहाँ पर ये है कि सेटलमेंट हुआ है। सेटलमेंट हुआ मीन्स कि हमें पैसा देना था ज़्यादा, लेकिन हमने शायद कम दिया और वो मान गए, सेटलमेंट हो गया, है ना। तो जब भी कभी सेटलमेंट वर्ड आ जाए तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर शायद डिस्काउंट हुआ है ना, डिस्काउंट होने की पूरी संभावना है, वरना सेटलमेंट वर्ड क्यों आएगा, है ना, समझ रहे ना। तो जरा देखिए यहाँ पर कितना डिस्काउंट हुआ होगा, हमने हरी से कितने रुपए का सामान खरीदा, अभी देखिए दोनों एक्चुअल प्राइस लिखे हुए, ठीक है। हरी से हमने कितने का सामान खरीदा था, 45,000 का। हम उसे कितना सामान वापस करके चले आए कि लो भाई रख लो अपना सामान, हमको नहीं चाहिए, 4500 रुपये, ठीक है। तो कितना सामान हमारे पास बचा उस हिसाब से, 40,500 का, ठीक है। 40,500 का सामान हमारे पास बचा हुआ है। तो अगर हम हरी को पैसे देने जाएं तो हमें कितने पैसे देने चाहिए, 40,500 रुपीज़, लेकिन हम उसे कितना दे रहे हैं, 40,000 रुपीज़, और उन्होंने सेटलमेंट कर लिए, मतलब 500 रुपये उन्होंने हमको डिस्काउंट दे दिया, है ना। देखिए यार डिस्काउंट निकल के आया। तो जब भी कभी कैश पेमेंट या रिसीव पेमेंट पेड या रिसीव की कंडीशन में अगर सेटलमेंट वर्ड लगा हुआ है तो आपको ये समझना होगा, थोड़ा ध्यान देना होगा कि यहाँ पर कहीं डिस्काउंट तो नहीं है। और बच्चों यहाँ पर देखिए डिस्काउंट निकल के आया, हरी से हमने सामान कितना खरीदा था, 45,000 का, और हम उनको वापस कितना कराएं, 4500 का। तो कितना सामान हमारे पास बचा था, 40,500 रुपये। तो हमें जो उनको पैसा भी देना बचा था कितना, 40,500, लेकिन हम कितना पैसा दे रहे हैं, 40,000 रुपये, और वो मान गए, उन्होंने सेटलमेंट कर दिया, मतलब 500 रुपये हमारे बच गए, हमें डिस्काउंट मिला यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो याद रखिएगा सेटलमेंट का यहाँ पर ये रोल हो जाता है, ठीक है। तो मेनली हमको समझ में क्या आता है कि हमने हरी को कितना पेमेंट किया, 40,000 रुपीज़, और हरी है पाने वाले, तो हमें इसकी एंट्री करनी, ठीक है। बड़ी आसान एंट्री है। अगर हम किसी को पैसे दे रहे हैं तो हमारे पास से कैश जा रहा है, बच्चों आपने रियल अकाउंट में क्या पढ़ा था कि जाने वाले कैश को कहाँ लिखते हो आप, क्रेडिट में लिखते हो, ठीक है। एंड पाने वाले कौन है बच्चों, यहाँ पर हरी, ठीक है। हरी आ गए डेबिट में, ठीक, हरी आ गए यहाँ पर डेबिट में। कितना पैसा बच्चों हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं, 40,000, है ना, 40,000 दे रहे हैं। लेकिन बच्चों आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, यहाँ पर एक काम और हुआ है
कि हमें 500 रुपये का डिस्काउंट, ये जब लेन देन हमने किया तो इस समय हमारे पास एक काम और हुआ है, हमें 500 रुपये का डिस्काउंट मिल गया है जो हमारे लिए फिलहाल के लिए फ़ायदा है। तो वो जो 500 रुपये हमारे बच गए, हमारा फ़ायदा हो गया, तो फ़ायदे को कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हो गया कितना, 500 रुपये। और हरी के सामने आप ये टोटल अमाउंट लिखेंगे जितना अमाउंट वो लेने के लिए हमसे जिम्मेदार थे, ठीक है, बात समझ गए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई व्यक्ति हमारा क्रेडिटर है, अगर उसको हम डेटर में डेबिट में लेकर आ रहे हैं तो हमारी उसके प्रति लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो हमने उससे 45,000 का सामान खरीदा था, 4,500 रुपये हम उसका सामान वापस कर चुके हैं। तो हमारी उसके प्रति कितनी लाइबिलिटी अब बच रही थी, 40,500 रुपये, जो हमारी पूरी डिक्रीज हो चुकी है। अगर किसी की कोई व्यक्ति अगर डेबिट में आ जा रहा है तो मतलब उसके प्रति हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज भी हो रही है, अगर उसके प्रति हमारी कोई लाइबिलिटी थी तो, है ना। तो क्यों क्यों डिक्रीज हो रही है इतनी, क्योंकि हमने इतना उसको पैसे दे दिया है और 500 रुपये उसने हमको डिस्काउंट दे दिया, तो उसकी 40,500 की जो लाइबिलिटी थी वो पूरी पूरी खत्म, डिक्रीज होगी, ठीक है। वैसे भी समझेंगे इसको और ऐसे भी समझेंगे कि ये पाने वाला व्यक्ति है, ठीक है। और यहाँ नरेशन में पूरी बात एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको यहाँ पर 3 ट्रांजेक्शन जो समझाई हैं अभी, जो आपके चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, उनको जल्दी से मैं आपको थोड़ा सा ओरली समझा देता हूँ, ठीक है बच्चों। पहली ट्रांजेक्शन हमारे क्वेश्चन में कहा गया था कि गुड्स परचेज फ्रॉम हरी, उसका लिस्ट प्राइस दिया था 50,000 एंड ट्रेड डिस्काउंट कितना था, 10%। तो जब भी आपके क्वेश्चन में किसी प्रोडक्ट का सेल या परचेज उसका लिस्ट प्राइस दिया है तो लिस्ट प्राइस से पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे और फिर जो प्राइस आएगा वो प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस होता है। तो प्रोडक्ट का लिस्ट प्राइस आपके क्वेश्चन में बच्चों कितना दिया हुआ था, 50,000 रुपीज, 10% उस पर ट्रेड डिस्काउंट है, तो 50,000 का 10% कितना हो गया, 5,000, माइनस कर देंगे, बचा कितना, 45,000। तो गुड्स जो परचेज हरी से किए गए थे उसकी वैल्यू क्या थी, उसका अमाउंट क्या था, 45,000 रुपीज उसकी वैल्यू थी। यानी हरी से खरीदे गए सामान की कीमत क्या है, 45,000 रुपीज। तो हमें उस परचेजिंग की एंट्री करनी है। परचेजिंग की जनरल एंट्री कैसे होती है, परचेज हमारे लिए एक्सपेंस, एक्सपेंस कहाँ लिखा जाता है, डेबिट में लिखा जाता है। और क्योंकि हम पैसे दे देते तो जाने वाला कैश कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट में, लेकिन पैसे तो हमने दिए नहीं है, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि ये सामान हमें किसने दे दिया और देने वाले व्यक्ति का नाम कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट में, ठीक है। और गुड्स जो हमने परचेज की थी उसकी वैल्यू क्या थी, एक्चुअल प्राइस 45,000 रुपीज, और हरी के प्रति हम कितने लायबल है पैसा देने के लिए भी, 45,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में बच्चों हमको बताया गया कि हमने हरी से जो सामान खरीदा था उसमें से 5,000 का सामान हम उसको वापस कर दिए हैं, मतलब खरीदे हुए सामान को हम वापस कर रहे हैं, तो ये क्या है, परचेज रिटर्न है। लेकिन जो 5,000 रुपीज हरी से खरीदेगा सामान को जिसमें से हम वापस कर रहे हैं 5,000 रुपए का सामान, उसकी क्या बताई गई है, लिस्ट प्राइस बताई गई है। और हरी से जो भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं उसके दो प्राइस होते हैं, एक लिस्ट प्राइस होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद एक्चुअल प्राइस होता है। तो जब हम हरी को सामान वापस कर रहे हैं तो वापस करते वक्त उस सामान के ढेर की कीमत 5,000 रुपए लिस्ट प्राइस बताई गई है, तो वहां पर भी आप लिस्ट प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस कर देंगे, यानी 5,000 का 10% कितना हो गया, 500 रुपीज लेस कर देंगे, तो वहां पर वैल्यू क्या बचेगी, 4500 रुपीज। यानी हरी को हम सामान जो वापस कर रहे हैं उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, 4500 रुपीज। एंड परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है, परचेज रिटर्न यानी खरीदे गए सामान को अगर वापस करना, ये हमारे एक्सपेंसेस को डिक्रीज करने की कोशिश करें और या फिर इनकम की तरफ आने की कंडीशन में है। तो इनकम होने के नाते या एक्सपेंसेस को कम, भाई खरीदे हुए सामान को आप किसी को वापस करने जाओगे तो आपके खर्चे बचेंगे ना, तो एक फायदे की कंडीशन में है आपके लिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग परचेज रिटर्न आपका कहा जाता है, नॉमिनल रूल कहता है अगर कोई फायदा है तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। और वो सामान पा कौन रहा है, पाने वाले कौन है, हरी, पाने वाले का नाम डेबिट में, ठीक है। वैल्यू क्या थी, 4500 रुपीज, ठीक है। अब लास्ट हमारी ट्रांजेक्शन यहाँ पर बच्चों ये थी कि हरी से हमें कितना पैसा मिल रहा है, मतलब हरी को हम कितना पैसा दे रहे हैं, 40,000 रुपीज दे रहे हैं, और वहां पर सेटलमेंट हो गया। सेटलमेंट वर्ड बच्चों क्यों लगा हुआ था, क्योंकि हरी से हमने सामान कितना खरीदा था, 45,000 रुपए का, उसको वापस कितना करें, 4500 का, यानी कितना पैसा देने के लिए बचा रह गया था, 40,500 रुपए, लेकिन हम उसको दे कितना रहे, 40,000 रुपीज, और उन्होंने सेटलमेंट कर लिया, मतलब कि हमारा 500 रुपए बच गया, डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो पैसे हमारे पास से जा रहे, जाने वाले कैश को लिखते हैं क्रेडिट में, डिस्काउंट हमें मिल रहा है, हमारा फायदा और हमारा पैसा बच रहा है, फायदे को कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं, और वो पैसा पाने वाला व्यक्ति का नाम डेबिट में लिखते हैं, ठीक है। और हरी के प्रति हमारी जितनी भी लायबिलिटी खत्म हो रही है वो सब हम यहाँ पर लिख देंगे, मतलब 40,000 तो हम उसको कैश दे दिए हैं, ठीक है, और 500 रुपए को हमको डिस्काउंट दे दिए हैं, तो उसके प्रति हमारी टोटली कितना हमारा देनदारी हमारी खत्म हो रही है, ठीक है, 40,500। तो यहाँ पर इसका टोटल करके भी लिख दिया, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। ये 3 ट्रांजेक्शन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनको मैंने शॉर्ट में समझाया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए जल्दी से, ठीक है, जल्दी से आइए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में। देखिए बच्चों नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कह रहा है, सोल्ड गुड्स टू कैलाश, लिस्ट प्राइस 2 लाख एंड ट्रेड डिस्काउंट 20%। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भी किसी प्रोडक्ट से सेल परचेज हो रहा हो, उसका लिस्ट प्राइस एंड ट्रेड डिस्काउंट दिया हो, तो पहले आप एक्चुअल प्राइस निकाल लेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो हमने बेचा उसकी लिस्ट प्राइस कितनी दे रखी है, 2 लाख रुपीज, क्या दे रखी है, लिस्ट प्राइस, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट बच्चों उस पर कितना दे रखा हुआ है, 20%। तो 20,000 का 20% कितना हो गया, 40,000 रुपीज, समझ गया ना, सॉरी 2 लाख का 20% आप निकाल लेंगे इस तरीके से, क्या आ जाएगा, 40,000 रुपीज, 0 से 0 कट गया, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया 40,000 रुपए। तो 2 लाख में से 40,000 माइनस कर देंगे, जो कि आपका क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है, बचा कितना, 1,60,000। यानी हमने प्रोडक्ट जो सेल किया उसकी वैल्यू क्या, 1,60,000,
और जब हम कोई चीज प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं तो वो हमारी क्या होती है, इनकम। इनकम होने के नाते सेल को आप कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। इनकम होने के नाते सेल को आप कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, 1,60,000 रुपए, ठीक है। और यहाँ पर ये नकद लेन देन नहीं हुआ है, ये उधार लेन देन है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जिससे कि भी लेन देन हुआ है उसका नाम दिया हुआ है, लेकिन कैश या चेक की बात नहीं की गई, तो एक उधार लेन देन है। और उधार लेन देन होने की वजह से हमारे पास सेल हमारे लिए एक इनकम है, इसलिए इसको हमने क्रेडिट में लिखा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पैसा नहीं आया, तो ये सामान जिसने भी पाया है, पाने वाले व्यक्ति का नाम हम लोग यहाँ पर लिख देंगे डेबिट। पाने वाले व्यक्ति का नाम हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कैलाश, जिसको मैं के लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, के लिखा मैंने यहाँ पर। इस बात का मतलब यहाँ पर ये भी है कि कैलाश हमारे डेटर है कितने रुपए के, 1,60,000 रुपए, 1,60,000, ठीक है। अब कैलाश को हमने सामान बेच दिया, अगली ट्रांजेक्शन में कह रहे हैं कि कैलाश हमको कुछ सामान आकर वापस कर रहे हैं, मतलब सेल रिटर्न, ठीक है। कैलाश ने हमको कितना सामान वापस कर दिया, 20,000 रुपए का, लिस्ट प्राइस 20,000 रुपए था, ठीक है, और वो हमको वापस कर रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहली चीज तो हम सेल रिटर्न के वक्त भी प्रोडक्ट का प्राइस पहले एक्चुअल वाला निकालेंगे, क्योंकि कैलाश ने हमें जो सामान वापस किया है उसकी लिस्ट प्राइस अभी हम देख रहे हैं क्या है, 20,000 हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन हमें मालूम है कैलाश से हमारे जिस प्रोडक्ट का लेन देन हो रहा है उसका लिस्ट प्राइस जो भी प्रोडक्ट है उस पर ट्रेड डिस्काउंट लगता है, उसके बाद उसकी एक्चुअल प्राइस आती है, ठीक है। तो कैलाश जो भी हमको सामान वापस कर रहे हैं उसका लिस्ट प्राइस कितना है, 20,000। एंड कैलाश का ये वही प्रोडक्ट है जिस पर ट्रेड डिस्काउंट लगाने के बाद एक्चुअल प्राइस निकलता है। तो ट्रेड डिस्काउंट इस वाले प्रोडक्ट पे कितना लगा हुआ था बच्चों, 20%, मतलब जो हमने उनको सामान बेचा उसी में से तो वापस कर रहे हैं ना। और उस सामान की कंडीशन क्या होती थी कि उसकी लिस्ट प्राइस पे ट्रेड डिस्काउंट लगता, फिर एक्चुअल प्राइस आता था। तो ये उसी में से सामान वापस आ रहा है, तो इस पर भी कंडीशन अप्लाई होगी, ट्रेड डिस्काउंट लगाने के बाद एक्चुअल प्राइस आएगा, ठीक है। तो 20,000 का 20% निकालेंगे तो आ जाएगा 4,000, माइनस कर देंगे, बचा कितना, 16,000, ठीक है। तो कैलाश हमें जो सामान वापस कर रहे हैं उसकी एक्चुअल प्राइस क्या है, 16,000 रुपीज, और 16,000 रुपीज से हम यहाँ पर अगर एंट्री करेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, सेल रिटर्न। बच्चों सेल रिटर्न हमारे लिए एक नुकसान है, क्योंकि हमने सामान किसी को बेचा था, ठीक है, और अब वो सामान वापस आ रहा है, बिका हुआ सामान वापस आएगा तो आपका नुकसान है, ठीक है। तो सेल रिटर्न एक नुकसान है। नुकसान होने के नाते नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग इसको डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। कितने का नुकसान है, 16,000। और ये सामान हमें जिसने भी दिया है देने वाले व्यक्ति का नाम क्रेडिट में, ठीक है, कैलाश। देने वाले व्यक्ति का नाम क्रेडिट में, ठीक। यहाँ पर एक ये भी सेंस बच्चों यहाँ पर निकल कर आता है कि हमने कैलाश को उधार सामान बेचा था तो वो हमारे डेटर हो रहे थे 1,60,000 से, ठीक है। और यदि कोई व्यक्ति डेबिट में आकर हमारा डेटर है और उसकी डेटर जो भी उसके डेटरशिप अगर डिक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट में लाकर लिख सकते हैं, वो सेंस भी यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो 16,000 से वो हमारे डेटर कम हो गए हैं, क्योंकि हमने उनको सामान बेचा था, अब वो सामान हमको लाकर वापस दे दिए, ठीक है। तो वो जाहिर सी बात है वो हमारे डेटर जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे ना, क्योंकि 16,000 का सामान उन्होंने हमको वापस कर दिया। अब जो लास्ट एक ट्रांजेक्शन है, लास्ट ट्रांजेक्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश the amount due from him under cash discount of 10%। यानी लास्ट के ट्रांजेक्शन में आपसे कह रहे हैं कि कैलाश से हमें जो भी पैसा मिलना था वो हमें मिल रहा है, बट हम उनको 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कैलाश से हमें कितना पैसा मिलना था। देखिए कैलाश को हमने कितना सामान बेचा, 1,60,000 का, वो हमें कितना वापस करके कर दी, हमें 16,000। उनके पास कितना सामान बचा है, 1,44,000, इतना ही तो बचा है ना, ठीक है। तो इसी का पैसा हमें उनसे लेना था, हमें उनसे इसी का पैसा लेना था, ये मैंने यहाँ कैलकुलेट करके रखा हुआ है। इसी का पैसा हमें उनसे यहाँ लेना था, कितना लेना था, 1,44,000 रुपीज। और जब ये पैसा वो हमें देने आएंगे, कितना पैसा वो हमें देने आएंगे, 1,44,000 रुपीज, 1,44,000 रुपीज, ठीक है। हम उनसे पूरा पैसा नहीं लेंगे, हम उनको डिस्काउंट दे देंगे, हम उनको डिस्काउंट दे देंगे कितना, 10%, ठीक है, 10% हम उनको डिस्काउंट दे देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 14,400, ये डिस्काउंट दे देंगे हम उनको, ठीक है, समझिए ना, कितना हो गया, 0 यहाँ हो गया 9, ये आगे पीछे लिख दिया इसलिए कटने 2, ठीक है। तो 1,29,600 रुपए ये पैसा फाइनली हमें उनसे मिलना है, ठीक है। तो हमारा पैसा कितना उनसे मिलना था, 1,44,000 रुपीज, है ना। लेकिन हमने उनको कितना डिस्काउंट दे दिया, 10% डिस्काउंट, मतलब 14,000। इसी का 10% आप निकालेंगे, ठीक है, जो पैसा मिलना है उसी का 10% हम निकालेंगे। तो कितना, क्यों उसी का निकालेंगे, क्योंकि कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, जो पैसे का लेन देन होना है उस पर डिस्काउंट लग रहा होता है, ठीक है। तो इस पर 10% मतलब कितना होगा, 14,400। तो इतने में से हमको ये नहीं मिलेगा और इतना पैसा मिल रहा है, ठीक है। कितना मिल रहा है, 1,29,600 रुपीज। तो चलिए हमें ये जो पैसा मिल रहा है इसकी एंट्री करनी है। तो आ रहा है कैश, आने वाले कैश को बच्चों कहाँ लिखते हो आप, डेबिट में। आपने रूल क्या पढ़ा है, पैसा आ रहा है ना उसी की तो एंट्री करनी है, आने वाले कैश कहाँ लिखते हैं, डेबिट में, ठीक है। और कुछ पैसा जो हमको नहीं मिला क्योंकि हमने उनको डिस्काउंट दे दिया तो हमारा नुकसान हुआ है, जो हम डिस्काउंट दिए हमारा नुकसान हुआ है, नुकसान को आप कहाँ दिखाओगे, डेबिट में, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड
शॉर्ट में लिखा मैंने, कितना नुकसान हमारा हो रहा है, 14,400, क्योंकि हमने उनको डिस्काउंट दे दिया है। भले ही हमने खुद से दिया, लेकिन है तो हमारा नुकसान ही, वो पैसा हमको नहीं मिला, ठीक है। और ये सारा पैसा आपको जो देने वाले हैं, देने वाले कौन है, कैलाश, ठीक है। तो कैलाश को हम कहाँ लिखेंगे, देने वाले होने के नाते क्रेडिट में लिखेंगे। और इनका टोटल पैसा कितना बन रहा है, हिसाब से अगर हम लोग दिखाएं 1,44,000 रुपीज, समझ गए। यहाँ नरेशन में पूरा समझा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपका आज का क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। और सारी क्लासेस को एक सीक्वेंस में अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत आसानी समझ में आएगा। अगर बीच बीच की क्लासेस आप देखेंगे, आपके पास समय की अगर कमी होती है तो भी समझ में आएगा, बट किसी भी चीज़ को अगर आप एक सीक्वेंस से पढ़ते हैं ना, कुछ चाहे कोई भी टॉपिक हो, अकाउंटेंसी कुछ भी हो, तो हमें सारी बातें पता होती हैं, तो चीज़ें हमारे लिए समझना और इमेजिनेशन थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन आप अगर आगे की 4 बातें नहीं जानेंगे और डायरेक्ट 5वीं बात जानने की कोशिश करेंगे तो हमेशा आप कन्फ्यूजन में रह सकते हैं कि भाई क्या चीज़ हम समझ रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा, है ना, समझ रहे हैं। तो किसी भी क्लास को देखिए, जो भी आपका चैप्टर, आप जो भी क्वेश्चन देखें, कोशिश करिए कि उस चैप्टर की सारी क्लासेस आप एक सीक्वेंस में देखें। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप सारी क्लासेस देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो भी समझने की कोशिश करें आपको बहुत ईजिली समझ में आए, ठीक है। और पढ़ाई का एक यही तरीका है कि हम किसी भी टॉपिक को अगर समझने जाएं तो शुरू से लेकर आखिरी तक अगर हम पूरी बात को जानते हैं तो चीज़ें हमें बहुत ईजिली समझ में आती हैं, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और अपने आगे के क्वेश्चन को कंप्लीट करें, ठीक है बच्चों। थैंक यू स्टूडेंट्स।